गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा करते, उद्देश्य मुश्किल हो तो क्या रास्ते नहीं बदला करते। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे नाइन्थ के दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका क्लास 9th बाय अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है अंकित और आज हम यहां समझने वाले हैं कि किस तरह से मेहनत और स्ट्रेटेजी दोनों को फॉलो करके हम अपने उद्देश्य यानी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब तक आपने जो भी चीजें सुनी है या पढ़ी है या देखी है कि भैया इतना हाई स्कोर करना है तो ये करो, ये मत करो भाई, ये अब तुमको ये करना है, अब ये नहीं करना है, तो मेरे भाइयों थोड़ा सा रिलैक्स, गहरी सांस लो। हां, इसी तरह से आपको हाई स्कोर पर पहुंचना है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, मानो आपको अपनी नानी के घर जाना है और आपकी नानी का घर है लुधियाना में, है ना। अब आप लुधियाना जाने के लिए पहले बिहार तो नहीं जाओगे ट्रेन से, आप पहले वेस्ट बंगाल तो नहीं जाओगे। आप क्या करोगे, आप सीधा अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से, अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से भैया कोई फ्लाइट लोगे, कोई ट्रेन लोगे जो सीधा आपको पंजाब पहुंचा दे। सिंपल है। हां, उसी तरह से हम क्या करते हैं भैया, हमको जाना तो यहां है, हमको रास्ता भी पता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको रास्ता भी पता है, लेकिन हम करेंगे क्या, हम पहले यहां से भैया ये करेंगे, पहले इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे भैया, फिर पहुंचेंगे हम अपने टारगेट पर। तो इतना घुमाना क्यों, अगर हमको सीधा रास्ता पता है तो। भाई आज हम देखो किस चीज को जानने वाले हैं कि आपके इतने सारे जो चैप्टर्स हैं कि भैया ये पढ़ें या भैया वो पढ़ें, भैया ये टॉपिक देखें, भैया वो टॉपिक देखें, उसके बारे में आज हम एक डिटेल्ड वीडियो जानने वाले हैं, इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। और आपको मैं एक ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जिसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हुए लीडर्स फॉलो करते हैं। चाहे आप मार्क जुकरबर्ग की बात कर लो, चाहे आप एलन मस्क की बात कर लो, चाहे आप जेफ बेजोस की बात कर लो, यहां तक कि आप किसी भी बड़े एजुकेटर की बात कर लो, वो सारे के सारे इस ही मेथड पर चलते हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे। चलो भैया, पहले देख लेते हैं हम हिस्ट्री पर। हिस्ट्री क्या है हमारा, देखो हिस्ट्री बेटा, हिस्ट्री में हमको थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है। सर ज्यादा कैसे समझना है और सर कितना समझना है, ये बात को मैं बताऊंगा। देखो आपके सबसे पहले के तीन चैप्टर आपका भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, फिर है आपका नाजिज्म। ओके, ये जो तीन चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर में हमको अपना ज्यादा एफर्ट देना है। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों चैप्टर में हमको हाईएस्ट एफर्ट अपना देना है, सबसे ज्यादा एफर्ट देना है, कोई कमी पेशी इसमें नहीं चलेगी। देखो बेटा, हिस्ट्री आपका टोटल है, देखो सारे सब्जेक्ट ही वैसे, लेकिन हिस्ट्री आपका मान लेते हैं पहले 20 मार्क्स का है। अब ये 20 मार्क्स को हम डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड होगा ये देखो, इसमें आपका 18 मार्क्स का तो बेटा है थ्योरी। क्या है 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का है थ्योरी, और आपका 2 नंबर का है, ओके, आपका 2 नंबर का है, क्या है 2 नंबर का है बेटा आपका मैप, थ्योरी प्लस मैप। ठीक है, हमें ये चीजें समझनी है इसमें, क्लियर। ऐसे आपके 20 नंबर इसमें कंप्लीट होंगे। इज इट क्लियर, बिल्कुल ठीक है ना, ये समझ में आया। हाँ, तो इन तीनों चैप्टर में हमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। फिर थोड़ा सा हमारा मेहनत बेटा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में भी हो जाता है। अब कॉलोनियलिज्म क्या होता है, इस एक वर्ड को समझ लो तो आप कोई भी आंसर को आराम से लिख पाओगे। कॉलोनियलिज्म क्या होता है बेटा, कॉलोनियलिज्म होता है जिसके अंदर कोई पावरफुल कंट्री अपने से कम पावरफुल कंट्री, यानी कि बहुत गरीब देश जिसके पास अपनी अच्छी सरकार ना हो, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज ना हो या उसको अपने रिसोर्सेज का पता ना हो, तो एक ऐसी पावरफुल कंट्री गरीब कंट्री पर या नॉन पावरफुल या अनपावरफुल कंट्री पर अपनी हुकूमत कर लेती है बेटा। उस पावरफुल कंट्री को कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है बेटा पेस्टोरियलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट है। क्या है बेटा, पीरियोडिक असेसमेंट के अंदर ही आपका आने वाला है। क्लियर है, हिस्ट्री समझ में आया। 20 नंबर का हिस्ट्री बेटा हमको सबसे ज्यादा कौन देने वाला है, सबसे ज्यादा हमारा ये 3 चैप्टर देने वाले हैं। कौन कौन से भैया, हमारा एक तो ये वाला यानी कि चैप्टर नंबर 1 और हमारा चैप्टर नंबर 2 और लास्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3। ये हमारा सबसे ज्यादा मिलकर बनाएंगे हमारे 20 मार्क्स। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अब चलते हैं हम अपने ज्योग्राफी की तरफ, यानी कि हमारे भूगोल की तरफ। ज्योग्राफी के बारे में हमने बार बार पढ़ा है। देखो ज्योग्राफी के हमारे फादर हैं बेटा इरेटोस्थेनीज। ठीक है, इस बात को याद रखना, कहीं भी लिख देते हो तो आपको एक हाई स्कोर करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है। ओके, अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अपने इंडिया साइज एंड लोकेशन की तरफ। देखो
पहला चैप्टर है ये आपका, और ये आ जाता है आपके दूसरा चैप्टर। तो बेटा ये दोनों चैप्टर पहली बात तो एक ही जैसे हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस यहां पर इसका बेसिक बता रखा है और यहां पर उसको थोड़ा डीप में जाकर बता रखा है। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं भाई कि सर ये कैसे है, सर ये कितने कितने नंबर का बनेगा। देखो सबसे ज्यादा नंबर के बेटे यही दो चैप्टर हैं, इसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर के यही दो चैप्टर हैं। उसके बाद आपका ड्रेनेज आ जाता है। सबसे पहले हमको किस पर ज्यादा ध्यान देना है, हमको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, हमारा हाई फोकस है ना, हमारा हाई फोकस है ना, हमारा हाई फोकस किस पर है, इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर है। इसके अंदर हम सारा इसका साइज एंड लोकेशन पढ़ेंगे कि इंडिया का साइज कितना है, इंडिया की लोकेशन कहां है भैया, वो एशिया में है, यूरोप में है या यूरेशिया में है, कहां है, इन सब चीजों को जानेंगे। अब जानेंगे भैया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्या पहाड़ी है, किस तरीके का यहां पर एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट रहता है, उन चीजों को जानेंगे। फिर आ जाता है देखो सीधा सीधा आपका ड्रेनेज के बाद आता है आपका क्लाइमेट। ठीक है, ये दो चैप्टर हमें इन दोनों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पर। फिर आपका ड्रेनेज और क्लाइमेट पर हम बेसिक में रख सकते हैं, इन दोनों को बीच में रख सकते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये आपका सिर्फ और सिर्फ मैप में आने वाला है। अच्छा, अब आप समझोगे कि सर मैप को किस तरीके से हम इसमें कितने नंबर का मैप का डिवाइडेशन है, तो इस बात को समझो। देखो पूरा ज्योग्राफी आपका है ना 17 प्लस आपका 3, अब कितना हुआ बेटा, 20 हुआ, ये 20। अब ये 17 तो है आपका थ्योरी और ये 3 है बेटा आपका मैप वर्क। ठीक है, ये 3 नंबर क्या है आपका मैप वर्क। और मैप वर्क में पूरे ज्योग्राफी में से कुछ भी आ सकता है, इस बात को याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आपसे पूरा वो जगह नहीं पूछते कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से होकर गुजरती है, उसके लिए मैंने आपको एक चीट कोड भी दिया था। गरम सीजे वतम का एक कोड दिया था मैंने आपको, जी से गुजरात से शुरू होता है ना, और त्रिपुरा तक हमारा ये खत्म होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा भैया फिर आ जाओ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर जैसे भाई अगर आप मान लो आपकी बॉडी है, आप अपनी बॉडी को देखो या आप मुझे देखो, तो हम बात करेंगे हमारी फिजिकल फीचर की। हमारे फिजिकल फीचर क्या है भाई, हाथ लंबे लंबे हैं, कान भी बड़े बड़े हैं भैया, बाल लंबे लंबे हैं, है ना। ऐसे ही आपका अलग अलग फिजिकल फीचर होगा कि भैया हाइट छोटी होगी, किसी की हाइट ज्यादा लंबी होगी, या किसी के बालों का कलर थोड़ा ब्राउन होगा, थोड़ा गोल्डन होगा, वो क्या है, वो आपके फिजिकल फीचर्स हैं। ऐसे ही हर कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, इन सबका अपना अपना एक फिजिकल फीचर है। हमारी ही तरह कंट्री का, हर कंट्री का भी इंसानों की तरह अलग अलग एक फिजिकल फीचर होता है। क्लाइमेट की बात करें तो यहां पर 4 तरीके के क्लाइमेट होते हैं भैया। ठीक है, अच्छा ये आपका मैप के लिए हो गया। और आपका पॉपुलेशन या क्लास 9 ये, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। पॉपुलेशन ये सब हमको ज्योग्राफी में पढ़ना होगा। इसके बाद हम टाइम की बात करेंगे इसके। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो भैया डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी, ये दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी ये पूछते हैं भैया क्या है ना, क्या है, और व्हाई डेमोक्रेसी ये पूछते हैं क्यों। अब इसमें पूछ लेते हैं भैया व्हाट इज डेमोक्रेसी में तो एक ही चीज है कि भैया लोकतंत्र क्या है, और व्हाई डेमोक्रेसी के लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है भैया किसी भी देश का लोकतांत्रिक होना। फिर आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यानी कि आपका संवैधानिक ढांचा जो है, या आपके संविधान की जो रचना है उसके बारे में हमें बात करनी है। फिर आ जाता है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि हमारा चुनावी राजनीति। राजनीति में चुनाव किस तरीके से होते हैं, कौन कंडक्ट कराता है, और कितने टाइम ड्यूरेशन में होता है, कहीं पे 3 साल, कहीं पे 5 साल ऐसे होता है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अब अच्छा हमारे इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं बेटा, हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल कॉलेज जो है वो भी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, लॉ है हमारा वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, कानून है हमारा, जो पुलिस स्टेशन है वो भी एक इंस्टीट्यूशन ही है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिलकर ही हमारा समाज बना है। जैसे हमारी बॉडी बनी है बेटा 2 हाथ, और हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे दिमाग, नाक, होठ, जीभ, दांत, इन सब से मिलकर हमारी एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। वैसे ही हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी यही है कि कैसे अलग अलग संस्थाएं समाज में अपना योगदान देती हैं। डेमोक्रेटिक राइट, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं, आप लोगों के क्या अधिकार हैं भाई, राइट टू वर्शिप है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू बिजनेस है, राइट टू हमारा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है, ये सारे हमारे डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक अधिकार हैं। तो भैया ये सब बातें तो हमारे समझ में आ गई कि हिस्ट्री में तो सब कुछ ही पढ़ना है, इसमें पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ पढ़ना है, पूरे 5 के 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो भैया इसका तो फिर ज्यादा होगा नहीं भाई, ज्यादा नहीं होगा,
ये भी पूरा 20 नंबर का ही है, सारे के सारे आपके 20 नंबर के ही हैं। बस हिस्ट्री में आपका 2 नंबर का मैप है और आपका ज्योग्राफी में 3 नंबर का मैप है और पॉलिटिकल साइंस में आपका कोई भी मैप वर्क नहीं है, सीधा का सीधा 20 नंबर का हमारा पेपर है पूरा। आ जाते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये बेटा आपका सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट के लिए ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ये पालमपुर विलेज एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि एक काल्पनिक दुनिया है, काल्पनिक गांव है, जिसमें आपको साइंटिस्ट ने समझाने के लिए सारी की सारी जो भी एजुकेटर हैं और समझाने के लिए सारा उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि 10th में जो आप पढ़ने वाले हो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको भी इसी के अंदर मर्ज करा गया है। आपको फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इसके अंदर बताया गया है। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल चैप्टर है पर फाइनल एग्जाम में ज्यादा नहीं है, ठीक है। पीपल एज रिसोर्स, भैया पीपल एज रिसोर्स का क्या है, यानी कि मनुष्य संसाधन के रूप में। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ कोयला या पेट्रोल मिल रहा है या सूरज मिल रहा है वही हमारे रिसोर्स है, ये पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है वही हमारे रिसोर्स है, भाई नहीं, ये हमारे रिसोर्स है। असल में पानी और हवा का जो यूज कर पाया रिसोर्स की तरह, कोयले का जो रिसोर्स की तरह यूज कर पाया, वो कौन है, वो तो इंसान ही है ना, वो तो हम ही हैं। इसलिए पीपल एज रिसोर्स ये पढ़ना बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि भैया भारत में खाद्य पदार्थों को लेकर यानी फूड को लेकर क्या क्या चीजें कौन कौन सी काउंसिल वर्क करती है, FSSAI भी वर्क करती है, अलग अलग चीजें वर्क करती हैं। तो इसमें से बेटा हमको हाईएस्ट चैप्टर जो करने हैं, है ना, वो करना है हमारा पीपल एज रिसोर्स और पॉवर्टी एज चैलेंज एंड हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये 3 हमको करने हैं। अच्छा, इसके बारे में अब आ जाते हैं फिर से हिस्ट्री पर। भाई हिस्ट्री के अंदर हमने इतनी सारी चीजें तो करी, अब इतनी सारी चीजों का सर अब पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। देखो हमको इसको डिवाइड कर लेना है ना, हमको इसको डिवाइड कर लेना है। भाई शुरू के 10 दिन, है ना, भाई शुरू के 10 दिन स्टार्टिंग 10 डेज, है ना, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग 10 डेज तो भैया हम दब के तैयारी करेंगे, दब के सारे चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब चारों के चारों हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हमारा इकोनॉमिक्स सबका सब इन 10 दिन के अंदर पढ़ेंगे। भैया 10 दिन के अंदर करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया, हम अब करेंगे, देखो सुनो, अब क्या करना है, हमको डिवाइड कर लेना है। हमको 2 घंटे सुबह पढ़ना है ना, मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग में हमको 2 आवर्स, ठीक है, और फिर इवनिंग में हमारा 2 आवर्स, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, कैसे डिवाइड करेंगे सर, देखो मैं बता देता हूं अभी, ठीक है। कैसे डिवाइड करना है सर, देखो सीधा सीधा भैया, हमने इसमें कितना पढ़ा, 30 मिनट, मात्र 30 मिनट पढ़ा हमने एक सब्जेक्ट, फिर 30 मिनट पढ़ा हमने एक सब्जेक्ट, है ना, फिर 30 मिनट पढ़ा एक सब्जेक्ट। अब भैया 2 घंटे में 30 के आप ले लो तो आपको 4 टाइम मिल रहा है, ठीक है। आधे घंटे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, आधे घंटे एक पढ़ा, आधे घंटे एक, आधे घंटे एक, है ना, 4 सब्जेक्ट आपने कवर करे। ऐसा ही आपको इसमें करना है बेटा, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, ठीक है। ऐसे आपके क्या होगा बेटा, प्लस भी आपका एक और हो जाएगा, प्लस आपका एक और हो जाएगा, प्लस आपका एक और हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। ऐसे आप सिर्फ सुबह को 2 घंटे और सिर्फ शाम को 2-2 घंटे अगर आप पढ़ लिए तो आपके पास चारों सब्जेक्ट कवर करने के लिए टाइम मिल रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि रोजाना ही आपको एसएसटी पढ़ना है, अरे नहीं रे, रोजाना नहीं पढ़ना है, एक एक दिन भी गैप करके पढ़ोगे तो आपको एसएसटी समझ में आ जाएगा, बाकी तो तुम्हारा बड़ा भाई साथ में है ही। अच्छा, अब उसके साथ आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं बेटा। अब कहोगे सर आप वो क्या चीज है, वो एक चीज क्या है, देखो मैं बताता हूं। देखो वो एक चीज है आपका बेटा, वो एक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, वो एक जापानीज नहीं सॉरी चाइनीज टेक्निक है, उसको हाईएस्ट बच्चों की ग्रोथ कराने के लिए क्या है, वो है बेटा आपका पोमोडोरो। क्या है, पोमोडोरो टेक। पोमोडोरो टेक क्या है सर, अब ये इस बात को समझो। देखो बेटा, पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आपको मात्र कोई भी काम पूरा दृढ़ निश्चय से, पूरा फोकस से सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, ठीक है। कितना, 25 मिनट। आपको 25 मिनट पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, और कुछ भी नहीं पढ़ना है और किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। 25 मिनट। आप कितना पढ़ने बैठे थे, आप 30 मिनट पढ़ने बैठे थे, आप आधा घंटा पढ़ने बैठे थे, आपने 25 मिनट पढ़ा,
सिर्फ 25 मिनट पढ़ा। अब आप कहोगे सर 5 मिनट तो बचे हैं, अब इस 5 मिनट का कैसे यूटिलाइज करना है? देखो, अब इस 5 मिनट में आपको, आप जो पढ़ाई के बीच बीच में पानी पीने के लिए उठते हो ना, उसको हटा देना है। आपको ये 5 मिनट मिलेंगे भैया अपना वॉक करने के लिए, अपना फोन चलाने के लिए, गाना सुनने के लिए, पानी पीने के लिए, भैया डांस करने के लिए, जो भी है आपको ये 5 मिनट ही इनफ मिलने वाले हैं। इसी को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो मेथड। क्लियर है बेटा? समझ में आया इतना? पोमोडोरो टेक्निक बेटा, इसको ही सारे के सारे बड़े लोग या सारे के सारे जो भी हमारी सोसाइटी है वही इसका यूज करते हैं। आप लोगों तो ये टेक्निक नहीं पहुंचाई जाती, क्योंकि लगता है कि अगर भैया सब ही लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो इनसे पीछे आ जाएंगे। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुमको समाज के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए टेंशन नहीं लेने का है। फिर से एक गहरी सांस, बस रिलैक्स, सब कुछ ठीक होने वाला है भाई। ऐसी ही चीजों के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो क्लास 9th बाय अड्डा 24/7, और अपने बड़े भाई का इंस्टाग्राम यानी कि अंकित्स ब्रेन को भी फॉलो करो, उस आईडी को। सब मैं बहुत ज्यादा कंटेंट उस पर डालता रहता हूं। और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, SST विद अंकित सर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।